जी को, सुमन जैन जी को, मंचस्थ महानुभावों को और आज इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित देवियों और सज्जनों को मैं प्रणाम करती हूँ। और आज मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए मैं विशेष रूप से इतिहास संकलन समिति को अपनी ओर से आभार व्यक्त करती हूँ। कल रात अस्पताल में ये निर्देश दिया गया कि दीदी आपका कॉलर बोन टूट गया है, आप बनारस ना जाएं तो अच्छा। मैंने डॉक्टर से कहा कि चुनाव के बाद पहली बार बाबा बुला रहे हैं और काशी ना जाऊं, ये संभव नहीं। और ये कहीं ना कहीं बाबा की असीम कृपा है कि जिस कार्यक्रम में आ रही हूँ वो एक ऐसे परिसर में है जिसकी नींव हमारे राष्ट्रपिता ने रखी और जिस पर आशीर्वाद मालवीय जी का है। बाबा ने संकेत दिया कि काशी आओ तो पहले माँ सरस्वती का आशीर्वाद पाओ, राष्ट्रपिता को नमन करो और फिर मेरे मंदिर के द्वार तक पहुंचो। लेकिन एक दुर्भाग्य मेरा है कि आज इस परिसर में आई तो टूटे हाथ से ना बड़ों को प्रणाम कर सकी ना विद्वानों को। इसलिए आप सभी बड़ों और विद्वानों से क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं चरणों को स्पर्श करके आप सबका आशीर्वाद पाने में आज असमर्थ रही। कृष्ण गोपाल जी ने तो कहा कि जितना संभव हो स्थिर बैठो, लेकिन छात्र जब आए हाथ में तलवार लिए और वो भी सबके सब पुरुष, तो एक महिला होने के नाते मुझसे रहा ना गया है। कुछ आज माहौल ही ऐसा है कि देश के नौजवानों ने खुद शस्त्र उठाए और ऐसा परिवर्तन आया देश के लोकतंत्र में कि 30 साल के बाद एक ही पार्टी ने इतिहास रचा, कमल का फूल खिलाया और एक ऐसी सरकार बनाई जो राष्ट्र हित में अपने आप को समर्पित कर पाई है। इसलिए जब छात्रों ने तलवार दी तो उस तलवार उठाने में मैंने थोड़ा भी संकोच नहीं किया, लेकिन इस बात का मुझे आभास था कि शाम को अस्पताल में इसका दंड मुझे भुगतना पड़ेगा। आज बालमुकुंद से मैंने कहा कि पत्रकारिता के संदर्भ में मैं क्या बोलूं क्या ना बोलूं, इस असमंजस में हूँ। बालमुकुंद जी ने मुझसे कहा आप शिक्षा पर बोलें तो बेहतर होगा, लेकिन शिक्षा और पत्रकारिता के बीच में एक सेतु कल टूटते हुए मैंने देखा। कल पूरे राष्ट्र में बाल दिवस मनाया जा रहा था और जब पूरे राष्ट्र में इस उत्सव को हमारे बालक मना रहे थे तो दिल्ली में केदारनाथ साहनी जी को समर्पित एक ऑडिटोरियम में कल हमारे मंत्रालय ने उड़ान नाम के एक कार्यक्रम को कल घोषित किया और राष्ट्र को समर्पित किया। मैं जब पहली बार इस विद्यापीठ के परिसर में आई थी तो महिला सशक्तिकरण के बारे में निश्चित बोली थी, लेकिन यहाँ आने का संदर्भ अथवा यहाँ आने की जो एक संभावना उत्पन्न हुई वो इसलिए हुई क्योंकि मैं चौपाल नाम की एक संस्थान के साथ दिल्ली में एक दो कार्यक्रमों में जा चुकी थी जिसमें स्वर्गीय केदारनाथ साहनी जी का योगदान रहा था, जो बिना किसी इंटरेस्ट के गरीब महिलाओं को ऋण देते थे ताकि वो आर्थिक रूप से सशक्त हो सके। और केदारनाथ साहनी जी को समर्पित जो ऑडिटोरियम बना कल, उसी में उड़ान नामक एक कार्यक्रम को घोषित करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि स्वतंत्र भारत के इतिहास में अपने आप ये एक पहला अवसर था जब जीई का एंट्रेंस एग्जाम का फीस भरने का वक्त आता है तो हमारे विद्यार्थी जी एंट्रेंस एग्जाम्स की फीस भरते हैं। उस फी के माध्यम से उस एग्जाम को कंडक्ट करने में वो राशि काम आती है, लेकिन जो राशि बचती है सीबीएसई ने ये निर्णय लिया कि उस राशि को हम वापस विद्यार्थियों तक पहुंचाएं। मैंने सीबीएसई के चेयरमैन से एक अनुरोध किया। मैंने कहा कि जब बोर्ड के एग्जाम के परिणाम आते हैं तो हम अक्सर देखते हैं कि बेटियां बेटों से बेहतर काम करती हैं। हर अखबार की सुर्खी में हम पढ़ पाते हैं कि गर्ल्स हैव आउटशोन बॉयज, लेकिन जब तकनीकी संस्थान में देखते हैं तो पाते हैं कि महिलाओं की टेक्निकल एजुकेशन में मात्र 22% की ही भर्ती हो पाती है।
और जब बेटियों से पूछा जाता है, महिलाओं से पूछा जाता है कि आप इतना बढ़िया परिणाम लाने के बावजूद बोर्ड में तकनीकी संस्थानों में क्यों नहीं जाते, तो कहते हैं कि कहीं ना कहीं हमें जो अपने आप को एंट्रेंस एग्जाम में compete करने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत है, वो रिसोर्सेज के अभाव में हम ट्रेन नहीं हो पाते हैं। इसलिए अगर साइंस के रास्ते पर चलना हमारे लिए चुनौती बन जाता है, तब हम जाकर लिटरेचर में संतोष करते हैं। मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हमारी ओर से एक ऐसी पहल होनी चाहिए ताकि जो बेटियां, जो विद्यार्थी, जो छात्राएं इतने मेरिट रखती हैं कि वो तकनीकी इंस्टीट्यूशन में जा सकती हैं, तो मेरिट के होते हुए पैसे के अभाव में उनके सपने टूटने नहीं चाहिए। हमने जो एक्सेस फीस होती है, जो पैसा बचता है, उसमें से ही कल 1000 लड़कियों को देश में चिन्हित किया जो सभी राज्यों से आई, जिन्हें एक टैबलेट दिया गया ताकि मुफ्त सारी आईआईटी की रिसोर्सेज उसमें दी जाएं। आईआईटीज के प्रोफेसर्स, कुछ बहुत ही विख्यात कॉलेजेस और स्कूल्स के प्रिंसिपल्स निःशुल्क इन विद्यार्थियों के लिए मेंटोर्स बने ताकि ये बेटियां, ये छात्राएं हमारी टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में compete कर जा पाएं और फिर अपने एडमिशन कर पाएं। और साथ ही ये बेटियां हर दिन उस रिसोर्स के माध्यम से 24 घंटे एक हेल्पलाइन चलने वाली है, उसके माध्यम से जितनी अपनी कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगी, जितना मार्क्स लाएंगी, उतना ही फीस सीबीएसई फिर उस संस्थान को देने वाली है, उस छात्रा की तरफ से जहां पर वो एडमिशन लेने वाली है। लेकिन आज किसी भी अखबार में ये खबर छपी नहीं। मैंने जब सुबह अखबार पढ़ा, मैंने कहा ये खबर तो नहीं आई, तो मुझसे अफसर ने कहा दीदी ये खबर नहीं आई, लेकिन आपके हाथ के टूटने की खबर कल जरूर छपने वाली। और कहीं ना कहीं इस बात से आजकल हम अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं कि अगर बुरी खबर है तो फ्रंट पेज पर छप जाएगी, अच्छी खबर है तो उसमें अगर किस्मत अच्छी हो तो छपने का सामर्थ्य है, वरना अच्छा समाचार जल्द लोगों के बीच में पहुंचता नहीं। लेकिन आज जिस विद्यापीठ की नींव महात्मा गांधी ने रखी, उस विद्यापीठ, उस परिसर में आकर मुझे इस बात का गर्व है कि कम से कम काशी में जो लोकतंत्र की नींव रखी, जिस सांसद को आपने चुना, वो नवनिर्माण की नींव राष्ट्र में रख रहे हैं ताकि अब तक जो घटा वो चुनौती राष्ट्र के सामने आगे ना आए। मैं आतुर हूं कि कृष्ण गोपाल जी का वक्तव्य और मार्गदर्शन प्राप्त करूं, इसलिए आप सबके बीच में मात्र 2 ही बातें कहना चाहती हूँ। महात्मा गांधी जी ने न सिर्फ इस विद्यापीठ की नींव रखी, बल्कि एक स्वतंत्र राष्ट्र की भी नींव रखी। एक ऐसा राष्ट्र जो बंदिशों से निकलकर अपने भविष्य की रचना खुद करे। आज तक इस राष्ट्र में जब कोई शिक्षा नीति बनी, तब 6 महीने से लेकर 3 साल के अंतराल में मात्र कुछ ही विशिष्ट स्टेक होल्डर्स ने उस एजुकेशन पॉलिसी को ड्राफ्ट किया। चाहे वो सरकारी अफसर हो, चाहे वो नेता हो, या चाहे वो कुछ गिने चुने एक्सपर्ट्स हो, मात्र कुछ ही लोगों ने ये तय किया कि राष्ट्र भर में किस प्रकार की शिक्षा दी जाएगी। आज राष्ट्रपिता को याद करते हुए, जिन्होंने हमारे स्वतंत्र भारत की नींव रखने में सबसे बड़ा योगदान दिया, उनको याद करते हुए, स्मरण करते हुए इतना आप सबको आश्वस्त करना चाहूंगी कि अगले साल जब नई शिक्षा नीति पर चर्चा होगी, तो ये चर्चा मात्र एक्सपर्ट्स तक सीमित नहीं रहेगी, ये चर्चा हर गांव में जाएगी। इसका प्रयास मैं अपने मंत्रालय के माध्यम से करना चाहूंगी। गांधी जी के प्रति, मालवीय जी के प्रति कितना स्नेह और सम्मान है हमारे प्रधानमंत्री के मन में, ये इस बात से झलकता है कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में शायद पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने लाल किले से तिरंगा लहराने के बाद अनुरोध किया कि अगर राष्ट्र के निर्माण में योगदान देना है तो सबसे पहले बेटियों के लिए शौचालय बनाने का काम करो। हमने अपनी ओर से प्रयास किया ये जानने का कि स्वच्छता अभियान में कितने हमारे नौजवान, कितने हमारे छात्र हमारे संग हैं। ये कहते हुए मैं आनंदित हूँ कि मात्र 20 मिनट का हमने
एक टाइम फ्रेम दिया ऑनलाइन, ताकि गांधी जी और स्वच्छता अभियान पर हमारे छात्र कोई ना कोई निबंध लिख सके। और मात्र 1 घंटे के अंतराल में 5000 से भी ज्यादा स्कूलों में से लगभग 85,000 छात्रों ने निबंध लिख के अपने आप को स्वच्छता अभियान के प्रति समर्पित किया। कहीं ना कहीं ये इस बात का संकेत देता है कि यह अभियान कोई राजनीतिक या सरकारी अभियान नहीं, बल्कि अभियान राष्ट्रीय संकल्प बन चुका है, जिसमें हमारे राष्ट्र का हर एक नागरिक चाहता है कि स्वच्छ हो हमारा उद्यान, मैदान, परिसर, समाज। लेकिन मन की स्वच्छता की भी कामना एक न सिर्फ मंत्री होने के नाते बल्कि नागरिक होने के नाते भी मैं करती हूँ। मैं आप सबसे ये बात कहते हुए अपने आप को गौरवान्वित पाती हूँ कि जब पहला बजट रखा गया तो प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश में राष्ट्र भर में हमारे जो अध्यापक हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए जो सुविधा की जानी चाहिए, उस नए टीचर्स ट्रेनिंग को भी आदरणीय मालवीय जी के नाम पर पंडित मदन मोहन मालवीय टीचर्स ट्रेनिंग मिशन के नाम से राष्ट्र को समर्पित किया गया। ये कई नई पहले हैं जो हम कर रहे हैं। बाल मुकुंद जी ने कहा कि इतिहास में ऐसी कई चुनौतियां हैं जिन्हें दुरुस्त करना पड़ेगा। केनेडी ने कहा था, आई एम नॉट हियर टू फिक्स द ब्लेम फॉर द पास्ट, आई एम हियर टू फिक्स द कोर्स फॉर द फ्यूचर। इतिहास में जो घटा, इतिहास में जो हुआ, उस चुनौती से हम सब परिचित हैं, लेकिन आगे हम सब मिलकर एक स्वर्णिम इतिहास रचे। आज बाबा की इस नगरी में मैं काशी विश्वनाथ से यही प्रार्थना करती हूँ और एक बार फिर इतिहास संकलन समिति को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।